हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सीडीपी क्लासेस। मैं मोना एक बार फिर स्वागत करती हूँ आपका सीडीपी क्लासेस में। आज हम बात करेंगे कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन यानी समावेशी शिक्षा के बारे में। देखिए, जो समावेशी शिक्षा है, मैं आपको ये बता दूँ, आज हमारा डे 10 है और आज हम पढ़ने वाले हैं इंक्लूसिव एजुकेशन। राइट, दैट इज समावेशी शिक्षा। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि समावेशी शिक्षा से जो पूरे सीटेट या किसी भी टीईटी में पूछे जाते हैं वो मिनिमम 5 प्रश्न और मैक्सिमम 10 प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं हमेशा बनी रहती है और लगभग 8 प्रश्न तो पूछे भी गए हैं। 5 प्रश्न तो सीडीपी में बिल्कुल फिक्स है, ये फिक्स है 5 प्रश्न, और 5 आपके अदर सब्जेक्ट की जो पेडागोजी आती है वहाँ पे इससे एक एक प्रश्न लगभग पूछ लिया जाता है। तो इस तरीके से लगभग 8 से 10 प्रश्न इस सब्जेक्ट से बनते हैं और आज इस क्लास में हम पूरा एक ही बारी में सब कुछ कवर करने वाले हैं विद PYQs। तो चैनल पर बने रहिएगा और जो चैनल पर नए हैं, देखिए, वो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही बेल आइकन भी प्रेस कर ले जिससे कि मैं जब भी कोई वीडियो बनाऊँ तो उसका नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। चलिए अब देख लेते हैं एक बार इंक्लूसिव एजुकेशन के बारे में। देखिए, आज हम यहाँ पे बात करेंगे व्हाट इज समावेशी शिक्षा। इसके अलावा हम बात करेंगे कि जो लर्नड एबिलिटीज़ होती है वो किस प्रकार की होती है, डिसेबिलिटीज़ बेसिकली जो बच्चों में होती है, जिस वजह से समावेशी शिक्षा का नियम लाया गया। अच्छा, समावेशी शिक्षा के बारे में एक बात बताना और प्रिफर करूंगी आपको कि जो NCF है हमारा, नेशनल करिकुलर फ्रेमवर्क 2005, ये सब टर्म लगभग उनके तहत लाई गई थी। आपका एकीकरण हो गया, आपका समावेशीकरण हो गया, तो ये सब टर्म वहाँ से आई हैं और इनका आज भी हमारे जो विद्यालयों में है वो लगभग इन्हीं सब चीज़ों को फॉलो करती हैं। चलिए एक बार डिटेल देख लेते हैं टॉपिक की। कंसेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन में हम आज पढ़ेंगे समावेशी शिक्षा के बारे में, साथ ही पढ़ेंगे डिस्लेक्सिया के बारे में, डिस्कैल्कुलिया के बारे में, डिस्फेसिया के बारे में, डिस्प्रैक्सिया के बारे में और ऐसे बहुत सारे विकारों के बारे में जो कि आज एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से ही समावेशीकरण को बढ़ावा मिला है। देखिए, QR कोड वैसे मैंने जनरेट कर दिया इसके लिए, लेकिन आप QR कोड से अच्छा है मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक प्रोवाइड करा दूंगी। इसके अलावा अगर किसी को और डिटेल्ड पढ़ना है, लाइक BEd BTC वालों को अपने एग्ज़ाम के लिए डिटेल्ड पढ़ना है, देखिए CTET, अदर या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए आज जितना सफिशिएंट है, लेकिन अगर इसके अलावा किसी को BEd या अपने BTC DLED के जो ईयरली एग्ज़ाम होते हैं उनके लिए पढ़ना है तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक शेयर करूँगी, वो वहाँ से अपना डिटेल्ड नोट्स बना सकता है या चीज़ें वहाँ से एक बारी रेफ़र कर सकता है। क्लियर है बिल्कुल? चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आ जाते हैं, हम समावेशी शिक्षा को पढ़ेंगे। सबसे पहले देखिए, समावेशी शिक्षा वही होती है कि जिसमें सामान्य बालिकाएं मानसिक तथा शारीरिक रूप से बाधित बालक बालिकाएं एक साथ बैठकर ही शिक्षा में ग्रहण करें, क्योंकि समावेशीकरण जो होता है वो हमारे समान अधिकारों के बारे में बात करता है, यानी सबको इक्वल अधिकार मिलने चाहिए। अब बहुत तरीके के बच्चे होते हैं, देखिए, जो एक सामान्य बच्चा है, एक प्रतिभाशाली बच्चा है, फिर एक डिसेबल्ड है। अब वो मानसिक डिसेबल्ड भी हो सकता है, वो किसी कारण परिवेश डिसेबल्ड भी हो सकता है कि भाई उसका परिवेश उसका अच्छी तरीके से नहीं हुआ। तो बहुत सारे कारण हो सकते हैं जिन कारणों को हम आगे जानेंगे। तो उनके समान अधिकार प्राप्त कराना ही समावेशी शिक्षा का मेन वर्क है। क्लियर है बिल्कुल? समावेशी शिक्षा कहती है कि भैया सबको समान अधिकार मिले, चाहे वो बच्चा किसी भी परिवेश से आया है, किसी भी क्षेत्र से आया है, कोई भी उसमें चाहे वो दिव्यांग है, वो प्रतिभाशाली है, वो जनरल है, वो एवरेज है, वो कुछ भी है, लेकिन उसको समावेशी शिक्षा के बारे में ही हमारे NCF में चर्चा की गई है।
स्टीफन और ब्लैकहार्ट ने कहा है कि शिक्षा की मुख्य धारा का अर्थ बालकों की सामान्य कक्षाओं में शिक्षण व्यवस्था करना है, समान अवसर मनोवैज्ञानिक सोच पर आधारित है, जो व्यक्तिगत योजना के द्वारा उपयुक्त समाजीकरण, मानवीकरण और अधिगम को बढ़ावा देते हैं। देखिए समावेशीकरण क्या कहता है। समावेशी शिक्षा कहती है कि अगर एक क्लास में एक प्रतिभाशाली बच्चा है, एक एवरेज बच्चा है और एक कोई दिव्यांग बच्चा है, तो एक शिक्षक का ये कर्तव्य है कि वो इस तरीके से पढ़ाए कि उसको वो बात बिल्कुल इजीली समझ में आए, इधर इसको ये बात इजीली समझ में आए, और ये तो प्रतिभाशाली है ही, अगर इनको समझ में आ गई तो डेफिनेटली वो भी समझ जाएगा। उसको क्राइटेरिया ये नहीं रखना अपना, उसको क्राइटेरिया मिनिमाइज की तरफ रखना है, सो दैट हर एक क्लास का बच्चा उस चीज़ को अच्छे से पढ़ सके, उस चीज़ को अच्छे से समझ सके। क्लियर है बिल्कुल। समावेशीकरण बस बिल्कुल यही होता है, इससे ज़्यादा इसमें पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है बिल्कुल। फिर भी 1% किसी को डाउट है तो वो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दे। समावेशी शिक्षा का क्षेत्र हम देख लेते हैं। समावेशी शिक्षा के क्षेत्र की मैं बात करूं तो शारीरिक रूप से बाधित बालक आ सकता है, मानसिक रूप से बाधित हो सकता है, विचलित बालक हो सकता है और शैक्षिक रूप से बाधित बालक हो सकता है। शारीरिक रूप से यानी उसको कोई भी डिसेबिलिटी हो सकती है, मानसिक रूप से भी उसको किसी भी तरीके का विकार हो सकता है, विचलित या सामाजिक रूप से बाधित हो सकता है कि भाई उसके पेरेंट्स नहीं हैं या कोई भी ऐसी घटना घट गई है जिसके पीछे उसकी शिक्षा पीछे छूट गई और वो अब उतना कैपेबल नहीं है कि मतलब होना उसको 8वीं क्लास में चाहिए था लेकिन अभी भी वो 2nd या 3rd क्लास में ही है। तो इस तरीके की बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं किसी भी बच्चे के सामने। उसके बाद शैक्षिक रूप से बाधित बालक भी हो सकते हैं कि उनकी शिक्षा पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, अब वो हो गए हैं 15-16 साल के लेकिन अभी उन्होंने जस्ट स्टार्टिंग ही करी है, तो वो किसी भी तरीके का बच्चा हो सकता है। समावेशीकरण इसी पर अपना बल देता है कि हमें जो लेना है इन सब हर तरीके के बच्चे को साथ लेके चलना है। क्लियर है बिल्कुल। समावेशी शिक्षा के सिद्धांत के बारे में बात कर लेते हैं। जो सिद्धांत है हमारे वो वातावरण मतलब ये यही कहता है कि समावेशी शिक्षा कैसी होनी चाहिए, किस तरीके से बच्चे को मतलब बढ़ावा मिलेगा समावेशीकरण के। वातावरण नियंत्रण होना चाहिए, बिल्कुल शिक्षक के हाथ में होना चाहिए, वहाँ कोई किस तरीके का कंपैरिजन नहीं होना चाहिए। विशिष्ट कार्यक्रमों द्वारा शिक्षा दी जानी चाहिए, यानी आप सेमिनार आयोजित करें, आप वेरियस वीडियो ऑडियो विजुअल एड्स का आप प्रयोग करें, आप आईटी के थ्रू शिक्षा दें। जिस तरीके से भी शिक्षा बच्चों के लिए बेनिफिटेड है, जिस तरीके से भी बच्चा समझना चाहता है और समझ सकता है, एक शिक्षक का कर्तव्य है कि वो उसको उसी के तरीके की शिक्षा दे। भेदभाव रहित शिक्षा रखे, उसको कोई मायने नहीं रखना चाहिए टीचर को कि एक बच्चा प्रतिभाशाली है, एक बच्चा दिव्यांग है, एक बच्चा एवरेज है, उसके लिए सभी बच्चे इक्वल हैं, तो उसको अपना उसी तरीके से शिक्षा को लेकर चलना चाहिए। अच्छा, समावेशीकरण में माता पिता का बड़ा सहयोग होना चाहिए, क्योंकि शिक्षक तो सहायता करते ही करते हैं, लेकिन जो कुछ होते हैं मानसिक जिनकी मंद बुद्धि होती है कुछ भी, वो उनको देखिए पेरेंट्स का भी ये कर्तव्य है कि वो अपने बच्चों पर ध्यान दे और शिक्षक और बच्चों पेरेंट्स से सहयोग पाकर बच्चा क्या करेगा, वो और जल्दी उसकी लर्निंग होएगी उस चीज़ में ना। फिर व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता, देखिए व्यक्तिगत रूप से विभिन्नता यह है कि अगर किसी बच्चे को कोई पर्सनली कोई परेशानी या दिक्कत होती है तो उन्हें इस तरीके से शिक्षा दी जानी चाहिए कि वो भी सामान्य बच्चों के जैसे ही बन सके। क्लियर है बिल्कुल। आगे हम बढ़ते हैं। देखिए ये अब क्या आता है कि हमने पढ़ लिया कि भाई प्रतिभाशाली बच्चे, हम पूरा IQ वहाँ पे पढ़ के ही आए हैं पीछे, वो सब प्रतिभाशाली की कैटेगरी आ जाती है हमारी, जिसका IQ लेवल हाई होता है। हम डिफरेंट टाइप के बच्चे पढ़ते आए हैं इसमें कि भाई IQ जिसका लेवल है, फिर एक्सीलेंट कौन है, फिर गुड की कैटेगरी में कौन है और एवरेज की कैटेगरी में कौन है। ये एक जनरल बच्चा हो गया जो कि इन सभी कैटेगरी से बिलोंग करता है। लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनमें लर्निंग डिसेबिलिटीज़ पाई जाती है। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वो इनमें से कोई नहीं हो सकता, वो इनमें से भी कोई हो सकता है, लेकिन अपार्ट फ्रॉम इनके कुछ लर्निंग डिसेबिलिटीज़ होती हैं जो हमें पढ़ना बहुत ज़रूरी है और लगभग यहीं से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो एक बार इन लर्निंग डिसेबिलिटीज़ को आप थोड़ा ध्यान से देखिएगा। लर्निंग डिसेबिलिटीज़ क्या होती है, बेसिकली हम वो पढ़ लेते हैं कि इसमें क्या है कि जो अधिगम शब्द का आशय सीखने से तथा अक्षमता का तात्पर्य क्षमता के अभाव से या उसकी अनुपस्थिति से, अर्थात अधिगम अक्षमता का तात्पर्य यानी लर्निंग डिसेबिलिटीज़ का तात्पर्य बच्चे की सीखने की क्षमता या योग्यता की कमी से है।
वो होते हैं ना बॉर्न डिजीज़ हो जाती है कुछ, कि वो बाय बर्थ ही उनको आती है, वो कोई एक्वायर नहीं करता कहीं से। कभी किसी को चोट लग गई, कोई मेंटली डिस्टर्ब हो गया तो देखिए अलग बात है, लेकिन कभी बोर्न बच्चा ही ये सारी मतलब इस तरीके की डिसेबिलिटीज़ लेके पैदा होता है। तो कई कारणों से वो चीज़ें हो सकते हैं, हमारे जीन फैक्टर होते हैं उसके पीछे, बहुत से कारण हो सकते हैं, माता का खान पान हो सकता है, वो कुछ भी कारण हो सकता है, लेकिन ये बोर्न डिसीजेज होती है बाय बर्थ जिन्हें बच्चा लेके आता है। ठीक है, अब डिसलेक्सिया हम पढ़ते हैं सबसे पहले। डिसलेक्सिया मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आप इसको बहुत ध्यान दे के रखिएगा इसके ऊपर। डिसलेक्सिया क्या होती है बेसिकली, उससे ही पता चल रहा है कि डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी विकार है, यानी बच्चे को जो है वर्णमाला के अक्षर और संख्याओं को वो कैटेगराइज नहीं कर पाता, उनको रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता, तो उसको जो भी दिक्कत आएगी पढ़ने संबंधी वो डिसलेक्सिया के अंतर्गत आएगी। डिसग्राफिया, ग्राफिया लेखन, इससे ही क्लियर है कि जो लेखन में बच्चों को वो नहीं समझ पाता कि उसने, ठीक है, एम और डब्लू वो डिफरेंस नहीं समझ पाएगा कि एम और डब्लू में ना, और इस तरीके से बहुत से ऐसे लेटर होते हैं कि उसको वो लेटर भी वैसे ही लगता है, दूसरा भी ई और एफ में कई बार कन्फ्यूज़न कर जाते हैं बच्चे, आई और जे में कर जाते हैं। तो इस तरीके के जो डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी विकार है वो हमारे सारे डिस्ग्राफिया में आते हैं। डिसकैलकुलिया पूरा गणित से रिलेटेड होता है, उसको प्लस माइनस बच्चे को तो गणित टिपिकल होता है ना, बहुत बच्चों को गणित से फोबिया हो जाता है, उनको नहीं समझ में आता, कैलकुलेशन उनके नहीं पल्ले पड़ती कि भैया क्या पढ़ा रहे टीचर, क्या नहीं पढ़ा रहा, तो वो बेसिकली इस विकार से पीड़ित होते हैं, उनको नई सूत्र याद होते, नई सिद्धांत याद होते, मतलब वो रट्टाफिकेशन करने की भी कोशिश करते हैं, बट गणित में वो लोग मार खा जाते हैं। तो इस तरीके की ये प्रॉब्लम इसमें हो सकती है। डिस्फेजिया हम देख लेते हैं एक बार। डिस्फेजिया क्या होता है, बेसिकली बोलने संबंधी है कि उसको व्याख्यान करने में बच्चे को डिफ़िकल्टी आती है, वो चीज़ों को एक्सप्रेस नहीं कर पाता। तो बेसिकली जब ब्रेन डैमेज हो जाता है, किसी वजह से उसको चोट लग गई या कोई भी कारण इसके पीछे हो सकता है, तो वो ये जो डिसेबिलिटीज़ आती है डिस्फेजिया, बेसिकली ये बोलने संबंधी होती है, अपने विचारों को ना प्रकट करने के कारण होती है। डिस्प्रैक्सिया हम देख लेते हैं, ये जो आर्ट क्राफ्ट होता है ये सब, उसको इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम होती है कि वो लेखन और चित्रांकन संबंधी चीज़ें नहीं कर सकता बच्चा। डिसआर्थोग्राफिया भी वर्तनी से रिलेटेड है। देखिए आर्थोग्राफिया, आप ग्राफिक्स में और इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। डिसआर्थोग्राफिया क्या है कि वो वर्तनी संबंधी विकार है, प्रॉपर बच्चा चीज़ों को पंक्चुएट नहीं कर पाता, उसकी कम्युनिकेशन इश्यूज हो जाते हैं, तो जो वर्तनी संबंधी विकार होते हैं वो सारे हमारे डिसआर्थोग्राफिया में आते हैं। ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर, इस श्रवण संबंधी विकार होता है कि प्रॉपर ना सुनाई देना। देखिए वैसे तो अब आते हैं एड्स कान में लगाने के लिए, आप छोटे छोटे भी आते हैं, लेकिन वो ठीक है, मतलब हमारे कान की कैपेसिटी थोड़ी डैमेज हो जाती है, डाउन हो जाती है, जिस कारण ये विकार आता है कि ऊंचा सुनाई देना। जनरली तो ये बुढ़ापे में होती है बीमारी, बट कभी कभी कुछ बच्चों में भी बाय बर्थ ये आ जाती है, उनके जीन संबंधी विकार हो सकते हैं, कोई अचानक चोट लगने से गिरने के कारण हो सकता है, तो वो कोई भी कारण हो सकते हैं। तो इस तरीके के विकार जो होते हैं वो हमारी ऑडिटरी प्रोसेसिंग डिसऑर्डर के अंतर्गत आते हैं। विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन हमारा देखने से रिलेटेड ही है। देखिए ये वही है बच्चे कि भाई जिनकी दृष्टि सही नहीं है, उनको दूर का नहीं दिखाई देता या फिर पास का नहीं दिखाई देता, तो वो स्पेक्स से काम चल जाता है, लेकिन वो उसकी जो पॉइंट, उसका जो नंबर रहता है उनका बहुत बढ़ा हुआ नंबर रहता है, ये कोई साधारण नंबर नहीं रहता। देखिए वो आँखों के मतलब रेटिना में बिल्कुल ही दिक्कत आ जाती है। तो इस तरीके के जो विकार आते हैं हमारे, वो विजुअल परसेप्शन है, उसको बोला जाता है। कुछ हमारे सेंसरी ऑर्गन से रिलेटेड भी होते हैं कि मतलब अपार्ट फ्रॉम ईयर, और ये तो हो गया कुछ नोज़ की, बच्चे को सूंघने में प्रॉब्लम होती है, या उस तरीके के सेंसरी सेंसिटिव होता है बहुत बच्चा, तो वो इस तरीके के जो होते हैं हमारे इंद्रिय समन्वय जो विकार होते हैं उनको सेंसरी इंटीग्रेशन विकार बोला जाता है। तो इन सारे विकारों को आप याद रखिएगा, ये बहुत ज़रूरी है। एक बार फटाफट
देख लीजिए, डिसलेक्सिया पढ़ने संबंधी, डिस्ग्राफिया लेखन संबंधी, डिसकैलकुलिया गणितीय संबंधी, डिस्फेजिया वाक संबंधी, डिस्प्रैक्सिया लेखन और चित्रांकन संबंधी। ये नया है डिस्प्रैक्सिया, देखिए वो कई बार ही पूछा जा चुका है, लेकिन डिस्प्रैक्सिया बच्चों को कंफ्यूज करने के कारण, उनको भटकाने के कारण ये एग्जामिनर पूछ सकता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा, कई बाकी आपके याद रह जाएंगे, लेकिन एट द जो लास्ट मोमेंट पे कुछ इस तरीके के वर्ड हम लोग भूल जाते हैं, तो आप नोट करके रखिए अपने नोटपैड पे। डिसऑर्थोग्राफिया वर्तनी संबंधी, ऑडिटर प्रोसेसिंग श्रवण संबंधी, विजुअल परसेप्शन दृश्य संबंधी, और सेंसरी इंटीग्रेशन इंद्रिय संबंधी। राइट। अच्छा, कुछ बालक होते हैं जो मैंने आपको कैटेगरी बताई थी कि भाई पिछड़े भी हो सकते हैं और मंदबुद्धि भी हो सकते हैं। पिछड़े बालक किसी भी कारण से पिछड़ सकते हैं, क्लियर है, उनका सामाजिक तौर पर वो पिछड़ सकते हैं, उनका ठीक से खान पान न होने के कारण वो पिछड़ सकते हैं, वो किसी हो सकता है क्षेत्र में ही ऐसे पैदा हो गए कि भाई वहाँ पे बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट है ही नहीं, तो वो उस कारण भी पिछड़ सकते हैं। लेकिन मंदबुद्धि बच्चा कोई भी हो सकता है। मंदबुद्धि बच्चा एक बहुत अच्छे एरिया से बिलोंग करता हो, लेकिन हो सकता है उसको कोई ऐसे डिसेबिलिटी है, वो मतलब उसका नहीं दिमाग काम करता, तो भाई इस कैटेगरी में वो बच्चे आते हैं। पिछड़े बच्चे मंद नहीं होते, ये बिल्कुल क्लियर है, और ये बच्चे पिछड़े हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। इन बालकों में, यानी किन बालकों में, पिछड़े बालकों में, इन्हें निम्न प्रकार से वर्गीकृत कर सकते हैं। शारीरिक रूप से पिछड़े हो सकते हैं, मानसिक दोष के कारण पिछड़े हो सकते हैं, संवेगात्मक दृष्टि के कारण हो सकते हैं, सुविधा के अभाव में हो सकते हैं, वातावरण की परिस्थितियों के कारण हो सकते हैं, किसी भी कारण हो सकते हैं। और जो मंदबुद्धि बच्चे होते हैं वो जड़ बुद्धि यानी जन्म से ही बुद्धिहीन होते हैं। मूक बुद्धि, जिनका दिमाग बहुत देर में काम करता है, और मंदबुद्धि भी वो जिन बच्चों का दिमाग थोड़ा देर से रिस्पॉन्ड करता है, वो ये इस तरीके के बच्चे होते हैं। इधर जो पिछड़े बच्चे हैं, इनमें आंशिक मंदता आंशिक रूप से पाई जाती है, भाई वो प्रॉपर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, और इनमें पूर्णतः ये मानसिक बुद्धि के कारण ही ये लोग मंदबुद्धि कहलाते हैं। तो ये इनमें बेसिकली डिफरेंस है। तो आप पिछड़े बच्चे कौन होते हैं और मानसिक मंदबुद्धि बच्चे कौन होते हैं, उसमें कंफ्यूज मत होइएगा बिल्कुल। देखिए सीटेट या अदर टेट क्रैक करने के लिए तो इतना सफिशिएंट है, लेकिन अगर किसी को अभी भी डिटेल पढ़ना है, और क्योंकि अगर आप तो ये क्वेश्चन 20 नंबर में आ सकते हैं तो आप लिख सकते हो, लेकिन वही क्वेश्चन कभी 40 नंबर में आ जाए या उस तरीके से आ जाए, तो उसके लिए मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दूंगी, तो आप वहाँ से उस लिंक से चीज़ों को डिटेल में पढ़ सकते हैं। हिंदी इंग्लिश मैं दोनों मीडियम का शेयर करूँगी, तो हिंदी मीडियम वाले भी और इंग्लिश मीडियम वाले भी उस लिंक को ओपन करके आप डिटेल इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो कहीं कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और चैनल को शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आपके फ्रेंड्स भी इससे जुड़ सके चैनल से। ठीक है, अब हम वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देख लेते हैं जो कि परीक्षा में पूछे गए हैं और आगे पूछे जाने की संभावनाएं हैं। और ये भी हो सकता है कि जो अभी 2022 का पेपर होगा वहाँ एज इट इज़ ही क्वेश्चन आ जाए, क्योंकि अब सीटेट में भी चीज़ें रिपीट होने लगे हैं। देखिए 20-25 सेट बनाना अपने आप में कोई मजाक नहीं होता। कंसेप्ट वही है, आप नया कंसेप्ट इसमें इंसर्ट कर नहीं सकते हैं। टॉपिक वही 22-25 टॉपिक हैं, वहीं से क्वेश्चन आने हैं 30 के 30, तो चीज़ों के रिपीट होने की संभावनाएं होती है। का, की, के, राम, श्याम का डिफरेंस आ जाता है, बाकी सब चीज़ें वही रहती हैं। हम फर्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं बिल्कुल आपकी स्क्रीन पर। शब्दों में अक्षरों के क्रम को पढ़ने में कठिनाई का अनुभव करना। अभी हम पढ़ के आए थे कि जब एक वर्तनी के पढ़ने की होगी तो वो क्या होगी। देखिए डिस्कैलकुलिया हमारी थी मैथ से रिलेटेड, तो ये तो है नहीं। डिस्ग्राफिया लिखने से रिलेटेड थी। डिस्प्रैक्सिया भी नहीं, तो डिसलेक्सिया बेसिकली हमारी जो है वो अक्षरों के क्रम को पढ़ने की कठिनाई का अनुभव करना बेसिकली डिसलेक्सिया कहलाता है। दूसरा क्वेश्चन देखिए फटाफट। शिक्षण, ये शिक्षण वर्ड है, आप इसको सही कर लीजिएगा। अधिगम प्रक्रिया में वंचित समूह से संबंधित विद्यार्थियों के द्वारा सहभागिता कम होने की स्थिति में एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। कि भाई वंचित समूह में सहभागिता ही नहीं है तो क्या करेगा शिक्षक। इस स्थिति में शिक्षक क्या करेगा, उसको अपनी ही शिक्षण पद्धति पर विचार करना चाहिए और बच्चों को सहभागिता में सुधार करने के लिए नए तरीके ढूंढने चाहिए। यही सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि एक टीचर का ही ये कर्तव्य है, कोई और उस काम को करने के लिए नहीं आएगा कि वो
ये देखे अगर उसकी क्लास के बच्चे आपस में समन्वय बना के नहीं रखते, आपस में कोऑर्डिनेशन बना के नहीं रखते, तो वो उसकी ड्यूटी है, उसका कर्तव्य है कि वो अपने ऐसे टीचिंग मेथड्स, इस तरीके के ऑडियो विजुअल्स एड या फिर कोई भी उस तरीके की एक्टिविटी कंडक्ट करे कि सबका पार्टिसिपेशन इक्वल हो। क्लियर है। थर्ड क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। कोई शिक्षिका अपनी कक्षा में फर्नीचर की तीखी धार वाले किनारों को रुई से ढका रखने को कहती है और वो कहती है कि उसको छू और अनुभव वाले सूचना पटों का उपयोग करने के लिए बोलती है। किस वर्ग के विषय, मतलब इस तरीके की, देखिए जब वो उसने ढक दिया और वो उसको बोलना ही है कि वो उसको फील कराना है, तो फील से किसके, दृष्टि विकलांग जो शिक्षार्थी होते हैं उन्हीं के लिए इस तरीके की एक्टिविटी की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। शिक्षार्थियों को सबसे कम प्रतिबंधित विद्यालय वातावरण में रखने के माध्यम से विद्यालय क्या करना चाहिए, विद्यालय को दूसरे बच्चों को संवेदनशील बनाता है कि वे अलावा बच्चों को दबाएं नहीं और उन्हें नीचा ना दिखाएं बिल्कुल भी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट। एकाग्रता समय के साथ मेल बैठाने के लिए एक दत्त कार्य को पूरा करने के लिए आवंटित समय को घटाना और चरणबद्ध तरीके से इस एकाग्रता समय को बढ़ाना निम्नलिखित में से किस प्रकार के विकार से निपटने के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है। तो केस एकाग्रता हास, ये तो देखिए आपको देखने की जरूरत नहीं है, वो हिट एंड ट्रायल से ही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए। एक विद्यार्थी उच्च स्तरीय सृजनशील रंगमंच या कलाकार बनना चाहता है, उसके लिए निम्नलिखित में से कौन सा उपाय सबसे प्रेरक होगा। अगर वो कलाकार बनना चाहता है तो उसके लिए सबसे बढ़िया उपाय यही होगा कि उन रंगमंच कौशलों को अधिक समय देना जिनसे लोग बड़े प्रफुल्लित होते हैं और खुशी मिले जिनसे। ठीक है, तो तभी वो जो बनना चाहता है तो तभी वो कलाकार बन पाएगा। अब हम कुछ मैचिंग देख लेते हैं। क्वेश्चन ये आपकी स्क्रीन पर है, देखिए। कह रहे हैं कि प्रतिभाशाली बच्चे कौन से होते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे क्या धारा प्रवाह को पढ़ने में कमी हो सकती है। प्रतिभाशाली तो इंटेलिजेंट बच्चे होंगे, वो सोच नहीं, आसानी से विचलित भी नहीं होंगे, शीघ्रता से सीखने की जो कैपेबिलिटी होती है वो ही प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं। अधिगम आसक्तता किस में आएगी भाई, जिनको पढ़ने में दिक्कत आएगी उनमें अधिगम आसक्तता आएगी। सृजनशील बच्चे क्या होते हैं कि जो समाधानों के बारे में सोचते हैं, वो सृजनशील बच्चे होते हैं। और अवधान की कमी, अति सक्रियता, व्यतिक्रम हो सकता है, जो विचलित बच्चे हो जाते हैं। यानी ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बिल्कुल। प्रतिभाशाली विद्यार्थी अपनी क्षमताओं को तब विकसित कर पाएंगे जब, कब विकसित कर पाएंगे प्रतिभाशाली, अन्य विद्यार्थियों के साथ प्रक्रिया से जुड़ेंगे। क्लियर है बिल्कुल। वो अगर ऐसे आएंगे तो मतलब वो तो अलग ही हिसाब किताब हो जाएगा अगर वो दूसरे अभ्यर्थियों के साथ अधिगम प्रक्रिया में नहीं जुड़ेंगे। सृजनात्मकता क्या होती है। सृजनात्मकता देखिए क्या होती है कि मौलिक और अपसारी समाधानों को पहचानना और तैयार करना ही सृजनात्मकता कहलाती है। क्रिएटिविटी, कुछ नया करना। सृजनात्मकता को किसकी अवधारणा से कंडक्ट किया जा सकता है। देखिए ये विविध सोच, ये बेसिकली क्रिएटिविटी से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए हैं दोनों, तो इसको आप नहीं भी करेंगे तो भी चलेगा। ये क्रिएटिविटी में हम करके आ चुके हैं तो कोई ज़रूरत नहीं है, ये भी क्रिएटिविटी का है। यहाँ तक के क्वेश्चन आप एक बार ज़रूर देख लीजिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। देखिए जो अगली सेशन होगा हम उसमें मिलेंगे जल्द ही। बच्चा डे 11 में हम पढ़ेंगे बालक एक समस्या समाधान, बालक एक वैज्ञानिक अन्वेषण के रूप में है इसमें टॉपिक। चाइल्ड एज ए साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, तो इसके बारे में हम पूरा डिस्कस करेंगे। और अगर किसी को फिर भी डाउट है तो आप मेरे को बता दीजिएगा स्पेशलिस्ट टॉपिक से रिलेटेड, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके आप डिटेल्ड देखना चाहते हैं तो ज़रूर देख लीजिएगा, आपके ही लिए है वो। चलिए अगली वीडियो तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिए अपना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए।